नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो पूर्व जानकारी है उसे विद्यार्थियों के सामने इस व्याख्यान के माध्यम से रखना चाहता हूँ, ताकि हम जो आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य है उसे अच्छे से समझ सकें। तो आज का मेरा जो व्याख्यान है वो हिंदी साहित्य का इतिहास और उस इतिहास के काल विभाजन और उस काल विभाजन में आदिकाल, इस पर केंद्रित रहेगा। इससे पूर्व भी मैं एक बार इस विषय पर बात रख चुका हूँ। आज मैं इसलिए इसको ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि हम जब आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमारे मस्तिष्क में उस आदिकालीन परिवेश की और सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उस साहित्य को अच्छे से समझ सकें। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 1100-1200 वर्षों में फैला हुआ है। 9वीं शताब्दी से इसका लेखन प्रारंभ माना जाता है। सर्वप्रथम जो रचनाएं हैं वो 9वीं शताब्दी के आसपास हिंदी में मिलने लग गई थी, जिनमें सरहपाद के दोहा कोश को, सरहपाद को पहला कवि और उनके जो दोहों का जो संकलन है उसे हिंदी की रचनाएं मानना प्रारंभ कर दिया गया था। हिंदी का जो साहित्य का जो इतना विस्तृत क्षेत्र है उसे 4 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं, ताकि अध्ययन की सुविधा बनी रहे और जो अलग अलग समय पर युग एवं परिवेश रहा है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियों का भी सम्यक रूप से अध्ययन किया जा सके। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना गया है। ये समय मोटे तौर पर अंकित करने के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत के रूप में इसका समयांकन किया है, जबकि इसे मैंने सुविधाजनक बनाने के लिए ईस्वी सन में यहाँ पर रखा है। भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक फैला हुआ है और रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और चौथा जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी से अब वर्तमान तक लिखा जा रहा है। 4 कालखंडों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। चारों कालखंडों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चारों में प्रवृत्ति के आधार पर इनका नामकरण करने का प्रयास किया गया है और जो समय सीमा मोटे तौर पर जो रखी गई है उसका जो सीमांकन है वो भी उस प्रवृत्ति को देख करके किया गया है कि कहाँ से उन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए इनका समय सीमा का निर्धारण किया गया है। बात करते हैं हम आदिकालीन साहित्य की, तो इस पर हम इनकी परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की आदिकाल में रहीं उनको हमें जानना होगा। किसी भी कालखंड के साहित्य में जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वे तदयुगीन परिस्थितियों और परिवेश को विकसित करती हैं। निश्चय ही जो साहित्य होता है वो उस युग की परिस्थितिजन्य जो विशेषताएं होती हैं उनको अपने आप में समाहित किए हुए होता है। तो आदिकाल का जो साहित्य है वो भी उस युग और परिवेश को हमारे सामने रखता है। आदिकाल को यदि हम उस साहित्य को जानना चाहें तो उस आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी हमें समझना होगा। आदिकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको हम मोटे बिंदुओं पर यहाँ देख सकते हैं। ये जो समय है
जिसका निर्धारण अभी मैंने आपको बताया था 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी का जो कालखंड है, उस कालखंड पर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये युद्ध और अशांति का काल है। विदेशी आक्रमणों का भय इस समय बना हुआ था। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी, वीरता के गीत और आध्यात्मिकता इसकी प्रधानता रही है। ये राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय की दिखती हैं इस साहित्य का अध्ययन करने पर या इतिहास का अध्ययन करने पर। ये जो समय था वो भारत में छोटे छोटे राज्य थे और छोटे छोटे राज्य ही अपने आप को संप्रभु मानकर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसलिए युद्ध और अशांति का समय है। विदेशी आक्रांताओं के लिए भी ये बड़ा अनुकूल समय रहा कि उन्होंने इसका लाभ उठाया, इन छोटे छोटे राज्यों पर धीरे धीरे अपना अधिकार करना प्रारंभ किया और इन पर शासन करने लगे। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी, छोटे राज्य थे, सीमा विवादों को लेकर युद्ध हो जाया करते थे और युद्धोन्माद इस समय में हमें देखने को मिलता है। अब जब युद्धों का समय है तो इस समय निश्चित रूप से वीरता के गीत ही गाए जाएंगे, तो साहित्य में उन वीरता परक गीतों का गान हमें मिलता है। कहीं कहीं आध्यात्मिकता भी दिखाई देती है। धार्मिक परिस्थितियों की हम बात करें तो इस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो भी बड़ी अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं। मतांतर इतने हैं कि काफ़ी विषयों पर विवाद भी है। अनेक धार्मिक मत हैं, मतांतरों का अस्तित्व है, विवाद है। शैव तथा वैष्णव मतों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रभाव इस कालखंड में दिखाई देता है। शैव मत का नाथ संप्रदाय के रूप में आगे चल कर के विकास होता है, वो भी इस कालखंड में होता है। और इस पूरे कालखंड में धार्मिक जो स्थितियां हैं वो खंडन मंडन में लगी हुई हैं। एक की स्थापना, दूसरे का निरादर, दूसरे में कमियां बताना, अपना मंडन करना, इस प्रकार के खंडन मंडन पर आधारित भक्ति यहाँ ज़्यादा दिखती है। हठ योग इस समय की एक विशेषता बन करके उभरता है। योग को प्रधानता दी जाती है। वीरता और श्रृंगार परक रचनाएं धार्मिक रचनाओं के रूप में स्थान पाती हैं। तीसरी जो स्थिति है, हम देखें कि सामाजिक परिस्थितियां इस युग की किस प्रकार की हैं, तो हमें दिखता है कि समाज में बहुत गिरावट है, नैतिक पतन है, अशिक्षा है और दायित्वों से भागने का भाव है। राजा केवल राज के भोग तक सीमित है, प्रजा से उसका कोई ज़्यादा सामंजस्य नहीं है। इस तरह का समाज हमें यहाँ दिखाई देता है। पूजा पाठ और जप तप का पूरा प्रभाव समाज पर दिखता है। जादू टोनों से और तांत्रिक विद्याओं से बीमारियों का इलाज करना, दोषों का निवारण करना, इस तरह के समाज में ये जो बुराइयां हैं वो व्याप्त रही हैं इस समय। स्त्रियों की दशा बड़ी ही दीनहीन है, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो उनकी उतनी नहीं है। पितृसत्तात्मक स्थिति है। मंदिरों में, मठों में उनका प्रवेश वर्जित है। मठों में ज़रूर कहीं कहीं स्त्रियों के प्रवेश की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन मंदिरों में वर्जित सा ही इस समय दिखता है। जीवन यापन के साधनों का प्रजा में अभाव है और निर्धनता का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ये सामाजिक परिस्थितियां हमें इस कालखंड में दिखती हैं। अगली जो बात आती है वो है चौथी, सांस्कृतिक परिस्थितियां। इस कालखंड को, आदिकाल को जानने के लिए हम जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो चार स्थितियों को हम देख रहे हैं, उसमें से अंतिम जो सांस्कृतिक स्थिति है, इसमें हम देखें तो यहाँ साहित्य की जो लेखन की जो परंपरा है उसमें तीन धाराएं हमें दिखती हैं। यहाँ संस्कृत साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, प्राकृत में भी लेखन कार्य हुआ है और अपभ्रंश भाषा में भी लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ से हिंदी के साहित्य का भी उदय होता हमें दिखता है।
तो एक साथ 3 धाराएं निकलती हुई हमें दिखती हैं कि कैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है। संस्कृत की परंपरा अविरल रूप में चली आ रही थी प्राचीन समय से, और उसका सुंदर साहित्य रचना है वो यहाँ भी जारी रहती है, और निरंतर संस्कृत में अच्छे ग्रंथों की रचना इस कालखंड में होती है। प्राकृत और अपभ्रंश निश्चित रूप से इस समय में फलती फूलती हैं, और उनका साहित्य भी बड़ा समृद्ध साहित्य इस समय हमें मिलता है। हिंदी अभी यहाँ प्रारंभिक अवस्था में है, तो जो हिंदी का साहित्य जिस तरह का या जिस प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए उस तरह का साहित्य यहाँ नहीं मिलता। लेकिन ये एक प्रारंभिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी शुरुआत रही हिंदी के लिए कि इतनी प्राचीन भाषाओं के साथ में भी हिंदी अपना विकास का जो उद्गम है उसे करती हुई यहाँ दिखती है। चारण कवियों के द्वारा यहाँ पर ज़्यादातर अभिव्यक्तियाँ हुई हैं। दरबारों में राजाओं के यहाँ कवि के रूप में उनका एक विशेष स्थान था, और चारण जाति के जो कवि होते थे वो राजाओं के गुणगान करना, प्रजा की स्थितियों का वर्णन करना और राजा के युद्ध और वीरता के का गान करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। जब युद्ध नहीं हुआ करते थे तो चारणों का, इन कवियों का विशेष उद्देश्य राजा को मनोरंजन करना भी होता था, जो आदिकाल में हमें कम दिखाई देता है। कुछ रचनाएं जो श्रृंगारिक इस काल में दिखती हैं वो यही इंगित करती हैं कि जब युद्धों का काल नहीं था या युद्ध जब नहीं होते थे तब श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी जाती थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों को नष्ट करने का कार्य इस समय किया। लगातार इस समय मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण होते हैं। मोहम्मद गौरी गजनवी आते हैं। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज का युद्ध भी होता है 1191-92 में तराइन का। मुस्लिम आक्रांता यहाँ की संस्कृति से प्रभावित तो थे ही, किंतु वो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं वो इतनी अच्छी उन्नत किस्म की रहें, फलें फूलें। तो इसलिए उनका जो धन लूटने का एक जो उद्देश्य था उसके साथ साथ यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना भी उन्होंने उद्देश्य बना लिया, और वो मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, इस तरह का कार्य भी वो करने लगे। स्थापत्य, नृत्य, संगीत, वास्तु इत्यादि कलाओं पर धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, अभी भले ही वो स्थापित नहीं हो पाए थे, पर क्योंकि संपर्क हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का होने लग गया था तो बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उन पर भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। स्थापत्य, नृत्य, संगीत और वास्तु, इन सब पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव साफ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमें आदिकाल के जो चारों जो स्थितियां हैं उनके बारे में हमें पता लगता है कि किस प्रकार का वो समय था जब वहाँ पर किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ थी। इन सब को हम जान गए हैं तो अब जो इस समय का जो साहित्य है उसको जानने में भी हमें बड़ी आसानी रहेगी। आज के व्याख्यान में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले जो व्याख्यान होगा उसमें हम इन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे और उसके पश्चात इसकी विशेषताओं को उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आदिकालीन साहित्य की जो विशेषताएं हैं उन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।